सॉरी इंग्लिश बोलने लगे। आप अपने आप में एक खान हैं, आपके जीवन के जितने अनुभव हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए सीखने का मौका है। तो वो हमको मिल पाए आपसे, यह मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी। और जैसा कि मदीहा ने कहा, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, गुड़गांव में सेटल्ड हूँ। गुड़गांव मेरी कर्म भूमि है और प्रयास रहता है कि मैं कुछ नया सीखूं। तो जैसे एलिस इन वंडरलैंड में एलिस ने कहा था कि आई एम अ लर्नर, आई एम एन अनलर्न स्कूल गर्ल, जो उसने कहा था। तो मैं अपने आप को एक शिक्षार्थी समझती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नया सीख पाऊँ जो कि सामाजिक कार्यों में योगदान जिससे कि हो सके और मैं कुछ ना कुछ समाज के लिए कर पाऊँ। तो इस सिलसिले में लास्ट ईयर मैंने साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग की और गुड़गांव साइबर सेल के लिए मैं काम करती हूँ, ऑफ कोर्स एज अ वॉलंटियर। और एक हेल्पलाइन है मेरी, उस पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू, साइबर के बारे में जो किसी की भी दुविधा हो या रिपोर्टिंग प्रॉब्लम हो, कोई फ्रॉड फेस कर रहा हो, उस पे हेल्पलाइन पे कॉल करके वह उसका समाधान पा सकता है। इस बारे में मैं सत्र भी लेती हूँ और पॉश वगैरह की कंसल्टेंसी इज व्हाट आई डू। एंड ऑफ कोर्स आई राइट पोएम्स। तो कविताएं आपसे साझा आज करूंगी हिंदी और इंग्लिश में। मेरी कविताएं अमूमन तो स्त्री सशक्तिकरण के लिए होती हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं नाव दो पतवारों से चलती है, एक तरफा नाव नहीं चलती। तो अगर हम स्त्री सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उसमें पुरुष सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 50% दोनों पक्षों से मिलकर ही दुनिया चलती है, बल्कि इसको हम 50-50 नहीं कहना चाहिए, इसमें और इंक्लूसिव और औरों को शामिल करते हुए इसमें कई जेंडर्स और कई तरीके के और लोग भी शामिल होने चाहिए और हमारे मन में भी बात होनी चाहिए कि हम और लोगों को भी शामिल करें, सिर्फ दो लिंग ही नहीं है धरती पर। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए और हिंदी के बढ़ावे के लिए एक YouTube चैनल है मेरा, आप सबसे अनुरोध रहेगा कि उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने विचार मुझे दें, अपना फीडबैक मुझे दें, जिससे मुझे सुधारने का मौका मिल सके। इसका नाम है स्त्री लॉग्स। स्त्री लॉग्स जैसे डायलॉग होता है वैसे स्त्री लॉग्स, और आपसे मुझे सीखने का मौका मिले ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। थैंक यू मदीहा। थैंक यू सो मच अपर्णा जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नमस्कार 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 मधु जी। रिक्वेस्ट करूंगी अपर्णा जी से कि वो अपने हिंदी भाषा के ऊपर जो भी इम्पोर्टेंस है इसका, वो इस पे थोड़ी सी बात करें। जी, तो आई होप सब लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। तो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। मेरे YouTube चैनल पर भी इस बारे में एक वीडियो है, आप देख के बताइएगा और अपने विचार मुझे जरूर प्रेषित करिएगा कि इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? 14 सितंबर 1900 में जबलपुर में जन्मे श्री ब्योहार राजेंद्र सिन्हा हमारे देश के एक विख्यात विद्वान, इतिहासकार, साहित्यकार, धर्मशास्त्री, बहुभाषी हिंदी विशेषज्ञ, संस्कृत में पंडित होने के साथ साथ रामायण के ज्ञाता, सर्वोदय कार्यकर्ता, गांधी अनुयायी व कुछ हद तक पत्रकार व राजनीतिज्ञ थे। उन्हीं के जन्म दिवस 14 सितंबर पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऐसा क्यों है कि उनके जन्म दिवस पर ही हिंदी दिवस हम मनाते हैं, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा के जन्म दिवस पर हम हिंदी दिवस नहीं मनाते? इसका कारण यह है कि यद्यपि राजेंद्र सिन्हा जी का संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती, मलयालम, उर्दू, अंग्रेजी आदि पर भी अच्छा अधिकार था, उन्होंने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया। काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों के साथ राजेंद्र सिन्हा जी के अथक प्रयासों के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा चुना गया। इसके लिए उन्होंने दक्षिण भारत की भी कई बार यात्रा की लोगों को मनाने के लिए। तो उनके 50वें जन्म दिवस पर, जो कि था 14
सितंबर 1949 पर ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और उस दिन उनका जन्मदिन होता था। तो यह एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने शिकागो नगर में विश्व सर्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और हिंदी में ही वहां भाषण दिया, जो बहुत ज्यादा सराहा गया। युवावस्था में श्री राजेंद्र सिन्हा को राजन नाम से पुकारा जाता था, लेकिन इसके विपरीत वह अपनी सादगी व अपनत्व के लिए जाने जाते थे। तो उनमें राजा का सा कोई अभिमान, कोई घमंड नहीं था। वो बहुत ही सादगी पसंद व्यक्ति थे और उनको लोग काका जी के नाम से भी संबोधित करते थे। वह अति विशिष्टता यानी कि वीआईपी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ थे और गांधीवादी होने के कारण जब वह बीमार भी हुए तो चिकित्सा के लिए किसी अति विशिष्ट अस्पताल में उन्होंने चिकित्सा कराने से, इलाज कराने से मना कर दिया और जिला अस्पताल जबलपुर में ही उन्होंने अंतिम श्वास भी ली। उनको कई सम्मानों से विभूषित किया गया। एक मिनट आप दीजिए, एक मिनट। साहित्य वाचस्पति, हिंदी भाषा भूषण, श्रेष्ठ आचार्य, कार्यस्थ रत्न आदि कई अलंकारों से उनको सम्मानित किया गया और जबलपुर में उनके नाम से ही एक व्यवहार बाग भी है और उन्होंने कई ग्रंथों का निर्माण किया। 100 से अधिक ग्रंथ उन्होंने लिखे। इनमें से कई सारे हैं गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना, महात्मा जी का महाव्रत, त्रिपुरी का इतिहास, हिंदी गीता, आलोचना के सिद्धांत, हिंदी रामायण, सावित्री आदि। तो वो बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उनको हम सम्मानित आज कर पाए, ये हमारा सौभाग्य है। उनसे हम सीख पाए, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा। और हिंदी पखवाड़ा देश में 14 सितंबर से 21 सितंबर तक मनाया जाता है। अमूमन ये सरकारी प्रतिष्ठानों में मनाया जाता है क्योंकि अभी भी कई लोगों को लगता है कि हिंदी हम पर थोपी हुई भाषा है और यही वजह है कि हिंदी हमको एक दिन मनानी पड़ती है। हिंदी भाषा एक दिवस मनाना पड़ता है। हिंदी हमारे लिए दैनंदिन भाषा, रोज की भाषा इसीलिए नहीं है। कई प्रतिष्ठानों में सप्ताह भर के लिए मनाया जाता है जिसमें कि कई आयोजन होते हैं। हिंदी लिखने, हिंदी बोलने, कविता पाठ आदि होते हैं। और हिंदी बोलने वालों की संख्या मित्रों विश्व में तीसरे नंबर पर है। मैंडरिन और इंग्लिश के बाद हिंदी तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। और आपको जान के बहुत ही हैरत होगी कि कई सारे हिंदी के शब्द जो बहुत ही आम शब्द है इंग्लिश में, वो हिंदी से आए हैं। उनमें से कुछ वर्ड है वेरांडा, जो कि बरामदा हम लोग कहते थे, जंगल जो कि जंगल से निकला है, बंधनु या बांधना जो कि हमारे यहाँ टाई एंड डाई की टेक्निक होती है उससे बैंडाना शब्द निकला है, जो कि माथे पर, सर पर बाल बांधने के लिए अपने देश में भी पश्चिमी देशों में भी इस्तेमाल किया जाता है। डिंगी या डिंगिया जो कि चप्पू से चलाई जाने वाली एक छोटी कश्ती हुआ करती थी, उससे शब्द निकला है डिंगी। और चिट्ठी से निकला है चिट। पायजामा या पैर का कपड़ा, पैर पे पहनने वाला जामा, उससे बना है पैजामास। जगन्नाथ से बना है जगरनॉट। कश्मीर से बना है कैशमेर। आप सबके पास कैशमेर वुल तो होगा। ठग इंग्लिश का है ठग। और चाटने वाली चीज जिसको कि हम चटनी कहते हैं, उससे बना है अंग्रेजी का चटनी। बंगरी से बना है बैंगल्स। शैम्पू दोस्तों बताइए कौन से शब्द से बना है? क्या कोई बताना चाहेगा कि शैम्पू शब्द हिंदी के किस शब्द से बना है? ये भी बड़े अचरज की बात है कि शैम्पू शब्द हिंदी के शब्द से उत्पन्न हुआ। तो कोई क्या बताना चाहेगा? मदीहा पूछिए। चंपी शायद। चंपी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। चंपो या चंपी से शैम्पू शब्द बना है। तो दोस्तों हमारी भाषा कितनी विस्तृत है हमको यह मालूम ही नहीं है और हम हमेशा अंग्रेजी से मात खाते रहते हैं या हम
कुछ पिछड़ते रहते हैं, अपनी भाषा पर हम ध्यान नहीं देते। पंच जो ड्रिंक पिया जाता है, जो 5 वस्तुओं के सम्मिश्रण से बनता है, वो भी 5 से बना है। 5 से बना है पंच। और खाट से बना है खट। लूट तो आप सब जानते ही हैं। और बंगला से बना है बंगलो। आरामदायक वर्ड के लिए एक सिनोनिम, एक समानार्थी आरामदायक के लिए अंग्रेजी में शब्द है खुशी, यानी कि आसान या आरामदायक। ये बना है शब्द खुशी से। तो देखिए दोस्तों, हम सबको मिलके खुशी हो रही है एंड वी आर फीलिंग वेरी खुशी। तो आप बताइएगा, आपको हिंदी के बारे में और क्या क्या जानकारी होगी जो शायद मुझे ना हो, नई चीजें आपको भी मालूम होंगी। मेरी जानकारी में इजाफा आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अपर्णा जी। आज काफी कुछ सिखा दिया आपने हमें। काफी सारे वर्ड जो हम यूजुअली यूज करते हैं इंग्लिश में, लेकिन जानते भी नहीं है कि हिंदी से ही आए। हाँ जी जी जी। Thank और you. भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं मैं जो बताऊं? हम मैं हाँ बताना जरूर चाहूंगी। जरूर जरूर। जैसे एक शब्द है हस्तबंध, तो उससे जी। हस्बैंड बना है ना? तो वो किसका हाथ बांध रहे हैं, हमारा कि हम उनका? नहीं नहीं, हस्तबंध हाथ में जी पकड़ते तो है ना शादी जी में। जी जी और एक है जैसे मयंक, मयंक का मतलब चंद्रमा होता है, जी तो जी उससे मिलता जुलता मून। जी। और भी कई हैं, वैसे शब्द इस बहुत समय सारे, याद नहीं जी आ रहे, जी बिल्कुल। बहुत शब्द जी हैं। जी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रेम वर्षा जी एंड थैंक Okay. यू अपर्णा जी। अब बुलाते हैं हमारे दूसरे अतिथि को, राहुल देव जी। उनको परिचय की जरूरत नहीं है, सभी लोग राहुल देव जी को जानते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देती हूँ। राहुल देव जी कई वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी तथा मुद्रित और टीवी दोनों माध्यमों में शीर्ष स्तरीय काम किया है। वह अंग्रेजी साहित्य में एमए हैं और केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्य रह चुके। राहुल देव जी संप्रति गृह मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। जी बाकी मैं राहुल जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। धन्यवाद मदीहा। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ये भी कुछ ज्यादा ही है। मेरा सिर्फ एकमात्र परिचय यही है कि मैं पत्रकार हूँ, इस समय हिंदी का पत्रकार हूँ और शुरू में अंग्रेजी का रहा हूँ करीब 9 साल। तो इतना काफी है, बाकी तो सब फालतू है। तो आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात हिंदी दिवस पे शुरू करूँ। जी जरूर जरूर। मैं थोड़ा सा संकट में हूँ। इरशाद बोल सकते हैं राहुल जी? जी इरशाद बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? वो शायरी में बोला जाता है, गद्य में नहीं। जी हाँ। लेकिन आपकी आपकी भावना का मैं पूरी कद्र करता हूँ, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपर्णा जी ने जो कारण बताया हिंदी दिवस मनाने का, वो मैं उनसे क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि मैंने जीवन में पहली बार सुना है और मैं काफी चकित हूँ कि ये ज्ञान कहाँ से आया, क्योंकि हम में से कोई भी अगर सिर्फ गूगल कर लेगा हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है तो उसको कारण मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मेरे लिए आश्चर्यजनक रहा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है कि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को अपने यानी भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया था। जहां तक मेरी जानकारी है, जो सीमित है, हो सकता है गलत हो, अधूरी हो, गलत तो नहीं है लेकिन अधूरी हो सकती है, कि इसका राजेंद्र सिंह जी या किसी भी व्यक्ति के जन्मदिन से कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं है।
भाषा का प्रश्न जब देश आजाद हुआ और उसके बाद जब संविधान सभा का निर्माण किया गया, तो उस समय जो बहुत बड़े सवालों को तय करना था संविधान सभा को, संविधान तो बनाना ही था, उसमें एक बड़ा प्रश्न देश के सामने ये भी था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र की, राष्ट्र राज्य की राष्ट्रभाषा क्या होगी, क्योंकि एक राष्ट्र है तो उसकी एक भाषा भी होनी चाहिए। जैसे हमारा एक ध्वज है, एक संविधान है, एक राष्ट्रीय चिन्ह है, एक राष्ट्रीय पशु है, पक्षी है, या इस तरह के जो भी तो अपने राष्ट्र की पहचान की एक चीज भाषा भी होती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, दुनिया में कई देश ऐसे हैं, कई राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा कहलाने वाली ऐसी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अलग अलग नामकरण किया गया है अलग अलग देशों में। कुछ जगह उसको आधिकारिक भाषा कहा जाता है, कुछ जगह उसको राष्ट्रभाषा कहा जाता है, कुछ जगह उसको सरकारी भाषा कहा जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे। तो एक पूरे दुनिया में माना जाता हो ऐसा कोई मानक नहीं है, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो एक ये स्वाभाविक अपेक्षा थी। और चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी माध्यम भाषा के रूप में हिंदी रही थी, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज से 100 साल से ज्यादा पहले यानी 1917-18 में ये कह चुके थे, और तब से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हिंदी ही इस देश की यानी स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा होने के योग्य है, वही हो सकती है। और उसके बाद से पूरी कांग्रेस ने, सारे स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े से बड़े नेताओं ने, जिनमें हिंदी और हिंदी तर प्रदेशों के यानी जो दूसरे प्रदेश हैं, दक्षिण के, पश्चिम के, बंगाल के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उस समय आंध्र प्रदेश नहीं था लेकिन केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, देश के सभी हिस्सों से और भाषाओं से आने वाले राष्ट्रीय नेताओं ने एक स्वर से हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। जब संविधान सभा के सामने ये प्रश्न आया तो कुछ नए सवाल आके खड़े हो गए और उस पर 3 दिन बहुत तीखी बहस चली थी। ये भाषा का मसला इतना तीखा हो गया कि राष्ट्रभाषा की संविधान सभा को रोक देना पड़ा। कई बार ऐसा लगा कि संविधान सभा ही टूट जाएगी, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रबल थी लोगों की भावनाएं राष्ट्रभाषा के सवाल को लेकर और अपनी अपनी भाषाओं के सवाल को लेकर, खास तौर पर दक्षिण भारत और तमिलनाडु से आने वाले संविधान सभा के सदस्यों के लिए। तो फिर जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति हुए, उन्होंने ये फैसला किया कि अब जो संविधान सभा की आम सभा है, जिसमें सारे कानून, अलग अलग कानूनों पर बहस होती थी, अब भाषा पर उसमें कोई बहस नहीं होगी। उन्होंने एक अलग समय और अलग दिन तय कर दिए कि उन 3 दिनों में केवल राष्ट्रभाषा के सवाल पर बात की जाएगी और उसको बीच में हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर, जैसे मैंने कहा कि संविधान सभा टूट सकती है, ये खतरा पैदा हो गया था। तो इतना संवेदनशील और ज्वलनशील मुद्दा ये बन गया था। तो बहुत 3 दिन की बहुत लंबी, बहुत कई बार तीखी बहस के बाद ये तय हुआ, और इसको कहते हैं मुंशी आयंगर फॉर्मूला। यानी गुजराती भाषी जो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे और तमिल भाषी सर गोपालस्वामी आयंगर, इन 2 लोगों को तय किया गया। इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप अलग से बैठकर एक मसौदा बनाइए, मसौदा यानी ड्राफ्ट बनाइए कि इसका क्या हल निकाला जाए, और उसके बाद उसको संविधान सभा के सामने रखा जाएगा, जिसको संविधान सभा स्वीकार करेगी। तो उन दोनों ने मिलकर कई लोगों की मदद से जो एक समझौता किया, एक मसौदा तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया, उसको कहते हैं मुंशी आयंगर फॉर्मूला। इसको भारतीय संविधान के निर्माण पर जो सबसे प्रतिष्ठित किताब है वो ग्रेनविल ऑस्टिन की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। तो उसमें पूरा अध्याय उन्होंने इस पे लिखा है, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया है
a half-hearted compromise. तो ये जो राजभाषा, ये जो कॉम्प्रोमाइज था, ये इट वाज अ half-hearted compromise. तो कुल मिलाकर उसका उन्होंने समाधान ये निकाला कि उसको राष्ट्रभाषा नाम नहीं दिया, उसको राजभाषा बनाया। तो 14 सितंबर को हिंदी को संघ की भारत संघ की यूनियन ऑफ इंडिया उसकी राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। उस दिन को 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस या राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, और आज 68 साल हो गए हैं हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। तो ये तो हुआ उसका उद्गम, उसका कारण। लेकिन कोई भी भाषा केवल राजकाज की भाषा नहीं हो सकती, ना होती है। और राजभाषा से संबंध में और एक साफ बात कर दूं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। राजभाषा का मतलब है कि जो केंद्र सरकार के कामकाज हैं, क्योंकि वो संघ की राजभाषा है, संघ यानी केंद्र, उसमें हिंदी पहली आधिकारिक भाषा होगी, राजभाषा होगी। लेकिन उसके साथ ही संविधान सभा में यह भी तय हुआ कि अगले 15 साल तक अंग्रेजी भी काम करती रहेगी, क्योंकि लोगों को उसका अभ्यास हो चुका था, सारे कानून उसमें लिखे जा रहे थे, उसमें उसकी एक जगह बन चुकी थी। और इन 15 सालों में धीरे धीरे अंग्रेजी को बाहर कर दिया जाएगा, कम करके धीरे धीरे बाहर कर दिया जाएगा, और उसके बाद पूरी तरह से हिंदी इस देश के केंद्र सरकार की राजभाषा होगी। और अलग अलग जो राज्य बने, राज्यों की अपनी प्रादेशिक भाषाएं उन प्रदेशों की राजभाषाएं होंगी। जैसे बंगाल में बांग्ला राजभाषा है, महाराष्ट्र में मराठी राजभाषा है, वहाँ राज्य सरकार का कामकाज उसमें होता है, तमिलनाडु में तमिल है। इस तरह हर प्रदेश में वहाँ की जो अपनी भाषा है वो वहाँ के राजकाज की भाषा है, यानी प्रादेशिक राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि तमिलनाडु से बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ। जब वो 15 साल का समय पूरा हुआ और जब वो समय आया कि जब हिंदी को, अंग्रेजी को बाहर होना था और हिंदी को अकेली राजभाषा बनना था, तब तमिलनाडु से एक बहुत तीखा और हिंसक विरोध हुआ। कई लोगों ने अपनी जानें दी, आत्महत्याएं की, और कुछ लोगों ने आत्मदाह किया, यानी अपने को जला लिया हिंदी के विरोध में। उसके एक अलग कहानी है, मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। तो फिर ये फैसला, तब तक शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, नेहरू जी जा चुके थे, और ये उन्होंने फिर संविधान में संसद में ये घोषणा की कि जब तक कोई भी राज्य हिंदी को अकेली राजभाषा बनाने का विरोध करता है, उससे सहमत नहीं है, तब तक अंग्रेजी एक सहायक राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। आज तक यही स्थिति बनी हुई है, और अंग्रेजी अब केवल सहायक राजभाषा नहीं है, हम जानते हैं कि वो सिर्फ सरकार ही नहीं, लेकिन हमारी और आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में, हर आयाम में आज वो सारी भारतीय भाषाओं के ऊपर चढ़कर हावी होकर बैठी। और उसने हमारी सारी भाषाओं को आक्रांत कर दिया है, छा लिया है। और जैसा अभी हमने खुद देखा कि अब हम सब की हालत ये हो गई है कि हमसे 2 मिनट भी बिना अंग्रेजी के एक शब्द का प्रयोग किए बिना हमसे बोला ही नहीं जाता। आप चाहे बांग्ला बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, मराठी बोलते हो या हिंदी बोलते हो, लेकिन आमतौर पर हमने अभी देखा कि अंग्रेजी की बैसाखी के बिना हम नहीं चल पाते। अंग्रेजी एक बैसाखी यानी क्रच, ये किसी भी स्वाभिमानी समाज के लिए बहुत शर्मनाक, शर्म की स्थिति है। मैं तो ज्यादा कड़ी, मैं भाषा को सबके सवाल पर बहुत ज्यादा उग्रवादी हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करेंगे, मैं उसमें समझौते नहीं करता। मुझे अंग्रेजी से कोई समस्या नहीं है, जैसे आपको मदीहा ने बताया, मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, उसका पहले उसका पत्रकार रहा हूँ, और आज भी अंग्रेजी में लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ और सब काम भी करता हूँ। मैं एक साथ हिंदी के संसार में भी रहता हूँ, मैं अंग्रेजी के संसार में भी रहता हूँ, और ये हम सबके लिए संभव। लेकिन
मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो हम लोगों की आदत पड़ गई है, ये आदत सिर्फ हिंदी को ही नहीं, हमारी सारी भाषाओं को खा रही है, रोज खा रही है, उनको नष्ट कर रही है, उनको उनकी हत्या कर रही है। हम जब अपनी बेटी को डॉटर कहते हैं, अपने भाई को ब्रदर कहते हैं, पति को हस्बैंड और पत्नी को वाइफ कहते हैं, पिता को फादर कहते हैं, माँ को मदर कहते हैं, तो हम अपनी भाषा की हत्या कर रहे हैं। हम उन शब्दों को अपने जीवन से बाहर निकाल रहे हैं जो हजारों बरसों से हमारे भीतर समाये हुए हैं, हमारे माता पिता से हमारी विरासत में हमको मिले हैं। तो हिंदी दिवस तो बात उसकी हो गई, तो बात केवल सरकारी कामकाज की नहीं है, लेकिन सरकारी कामकाज का एक बहुत अहम आयाम यह है, और वहां पर राजभाषा का जो महत्व है वो इसमें होता है कि जो राजभाषा होती है वो जो शासन करने वाले लोग हैं, यानी जो हमारे चुना हुआ राजनीतिक नेतृत्व है, सरकार है, जो प्रशासन है, और जो जनता है यानी जो शासित है। एक शासक वर्ग है, एक शासित वर्ग है, द रूलर एंड द रूल्ड। इन दोनों के बीच में भाषा पुल का काम करती है। अगर दोनों की भाषा अलग हो जाती है तो शासन की भाषा शासितों को यानी जनता को समझ में नहीं आती, नागरिकों को समझ में नहीं आती, और नागरिकों की भाषा चूंकि शासन को कम आती है या उसको अभ्यास उसका नहीं रहता, इसलिए उनकी तकलीफें, उनकी समस्याएं, उनके दुख और सुख वो शासन तक ठीक से नहीं पहुंचते। ऐसा संसार के बहुत कम देशों में है जहां पर न्याय की भाषा उस देश की अपनी भाषा नहीं, एक पराई भाषा है। जहां उच्च शिक्षा की भाषा उस देश की अपनी भाषा नहीं, एक पराई भाषा है, एक ऐसी भाषा है जो औपनिवेशिक भाषा है, यानी कॉलोनियल लैंग्वेज है। भारत एक गुलाम देश था, अंग्रेजों ने हमें कॉलोनाइज किया। मैं अंग्रेजी के शब्दों का सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि कॉलोनी का सही जो हिंदी शब्द है वह उपनिवेश, और कॉलोनियल को कहते हैं औपनिवेशिक। साम्राज्य इंपीरियलिज्म और साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म। तो अंग्रेजी हमारे लिए एक साम्राज्यवादी, क्योंकि वह एक ब्रिटिश साम्राज्य की भाषा थी और उस द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई थी, और वो एक औपनिवेशिक भाषा थी। हमको उपनिवेश बनाकर हमारे ऊपर वो भाषा थोपी गई, इसलिए वो भारत के लिए, भारत की सारी भाषाओं के लिए एक औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी, इंपीरियलिस्ट और कॉलोनियल भाषा है। जब भाषा बदलती है या भाषा को हम जबरदस्ती, दबाव में, डर के कारण या मजबूरी में, जरूरत के कारण जब हम एक भाषा को, एक पराई भाषा को स्वीकार करते हैं, तो सिर्फ भाषा को ही हम स्वीकार नहीं करते, हम उस भाषा के माध्यम से आने वाली संस्कृति को भी स्वीकार करते हैं। हम उसकी दृष्टि को स्वीकार करते हैं, हम उसकी विश्व दृष्टि को स्वीकार करते हैं, उसके तौर तरीकों को स्वीकार करते हैं। हर भाषा एक पूरा संसार है। हम सब किसी न किसी मातृभाषा से आए हुए हैं, और हमारे जो काम हमारे शरीर को बनाने में हमारी माँ के दूध ने किया है, वही काम हमारे अंतः शरीर को बनाने में हमारी मातृभाषा ने किया। ये मातृभाषा का महत्व है। भाषा के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती। भाषा हमारी चेतना का निर्माण करने वाली शक्ति होती है, वो हमारा गर्भ होती है, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे स्व यानी सेल्फ, हमारे आत्म का गर्भ होती है। उसमें हमारी चेतना, हमारा आत्म गढ़ा जाता है उस हमारी भाषा और उस भाषा के माहौल में। इसलिए जब हमारी भाषा बदलती है तो हमारी चेतना बदल जाती है, हमारा स्व बदल जाता है, हम बदल जाते हैं। ये भाषा का महत्व है। भारत आज 75 साल का राष्ट्र राज्य हो गया। हम एक राष्ट्र के रूप में, एक सभ्यता के रूप में तो 8-9 हजार 10,000 साल पुराने हैं,
लेकिन एक राष्ट्र राज्य, आधुनिक राष्ट्र राज्य, आधुनिक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में हम 75 साल, लेकिन इन 75 सालों में हमने बहुत तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन हम अभी तक बौद्धिक और भाषिक और शैक्षिक आजादी हासिल नहीं कर पाए। हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी भाषा से पर टिकी है और उसी को बढ़ाती है जो सिर्फ 10% लोग इस देश में जानते हैं। मैं आपको सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, जो सबसे ताजा 2011 को, जो 2021 में, तो अभी जनगणना होने वाली है, 2011 के जो सबसे ताजा जनगणना के आंकड़े हैं, उनमें भाषाओं की संख्या की भी गणना होती है। उसके हिसाब से अंग्रेजी बोलने वालों की, जो ठीक ठाक बोल समझ और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे लोगों की का अनुपात इस देश में केवल 10 से 11% है। यानी 90% भारत अपनी अपनी भाषाओं में जीता है, अपनी भाषाओं में काम करता है, अपनी भाषाओं में पढ़ता है और अपनी भाषाओं में अपनी जिंदगी बनाता है, अपना भविष्य बनाता है। और ये अंग्रेजी एक ऐसा क्लब है, एक ऐसी शीशे की दीवार जिसको बंद करना है इसको। हेलो हेलो, सब जरा अपने को म्यूट कर लें तो अच्छा होगा। कई लोग म्यूट नहीं हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो अपर्णा जी, आप भी म्यूट कर लेंगे तो राहुल जी, मैं म्यूट कर रही हूँ सबको, तो हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। यस जी, धन्यवाद जी। और समय का मुझे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं कह रहा था, हमें 75 साल हो गए, लेकिन हमारी सारी न्याय व्यवस्था एक ऐसी भाषा में है जिसको सिर्फ 10% लोग समझते हैं। हमारी सारी उच्च शिक्षा सिर्फ 10% वालों के लिए है। हमारा सारा प्रशासन, जो उच्च स्तरीय प्रशासन है, वो 10% लोगों द्वारा, 10% वाले लोगों के लिए उनकी भाषा में किया जाता है। सारी नीति, हमारी नीतियों का निर्माण, हमारी सारी नीतियां, हमारा सारा व्यापार, व्यवसाय, तकनीक, हमारा विज्ञान, ज्ञान, ये सब कुछ सिर्फ एक 10% भारतीयों की इस छोटे से क्लब के भीतर मौजूद है। और जो 90% भारत है, वो इस पूरे संसार से, यानी उन सारी जगहों से जहां से देश चलता है, देश की नीतियां बनाई जाती हैं, देश का संचालन होता है, वो 90% भारत उस 10% के क्लब से बाहर है। उसकी सुविधाओं से, उसके अधिकारों से वंचित है। और आप में से जो लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते, उनको ये अनुभव हुआ होगा कि अच्छी अंग्रेजी न बोल सकने के कारण हम अंग्रेजी के सामने और अंग्रेजी वालों के सामने कई बार अपने को कितना छोटा महसूस करते हैं, वेरी ट्रू, कितना हीन महसूस करते हैं। इससे ज्यादा डूब मरने की बात किसी देश के लिए क्या हो सकती है कि वो एक ऐसी भाषा पर उसके कुछ लोग गर्व करें और वो ऐसी भाषा द्वारा संचालित हो जिससे 90% लोग न सिर्फ बाहर हों, लेकिन उसके आगे वो अपना आत्मविश्वास खो बैठे, उनके आत्मसम्मान आहत हो, उनकी गरिमा को रोज ठेस पहुंचे। ये शर्मनाक बात है किसी स्वाभिमानी देश के लिए। किसी देश में ऐसा नहीं होता, किसी स्वाभिमानी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं होता। दुनिया के जो 20 सबसे अमीर देश हैं, उनमें से केवल 4 देशों की, और ये जो 20 अमीर देश हैं, इनकी गणना की गई है पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से, यानी जो अंग्रेजी जानते हैं या अर्थशास्त्र जानते हैं, पर कैपिटा पीपीपी टर्म्स में, ठीक है, प्राइस पैरिटी इंडेक्स जिसको हम कहते हैं। तो उसमें केवल 4 देश अंग्रेजी भाषी हैं। बाकी जो दुनिया के 15 से 16 सबसे अमीर और उन्नत देश हैं, विकसित देश हैं, चीन, रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, और जो आप सोच सकते हैं जो बड़े अमीर देश हैं,
ये सब अपनी अपनी भाषाओं में ही सब कुछ करते हैं अपना। केवल यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वो देश पूरी तरह अंग्रेजी में चलते हैं। न्यूजीलैंड सबसे अमीर देशों में नहीं है, इसलिए उसको बाहर कर दें। हालांकि यूएस, यूके को छोड़ दें तो केवल यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब ने वहाँ आज जो अंग्रेजी का आधिपत्य है, या जो यानी जो 100% अंग्रेजी हमें दिखती है, वो अंग्रेजी वहाँ पर वहाँ की करोड़ों की आबादी की भाषाओं को, आबादी का नरसंहार करके और उनकी हजारों भाषाओं को समूल नष्ट करके ये अंग्रेजी के देश बने हैं। वो एक अलग कहानी है कॉलोनियलिज्म की, साम्राज्यवाद की, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो बाकी सारे देश, आप सोचिए कि जो चीन जो हमारे साथ ही आजाद हुआ था, आज चीन कहाँ है, हम कहाँ हैं? चीन किस भाषा में अपना सब कुछ करता है? चीन ने अपनी सारी आर्थिक तरक्की, सारी वैज्ञानिक प्रगति, सारे अपने आविष्कार अब किस भाषा में किए हैं? अंग्रेजी में नहीं किए, मैंडरिन में किए। रूस अपना सब कुछ, रूस ने जो कुछ भी हासिल किया है, जो महाशक्ति वो बना है, वो रशियन के कारण बना है। फ्रांस में, आप जो लोग फ्रांस गए होंगे उनको मालूम होगा कि आप फ्रांस में जाएंगे और वहां पे किसी से अंग्रेजी में बात करेंगे तो आपको झड़क देगा, आपसे बात नहीं करेगा तमीज से, क्योंकि उनको अपनी भाषा पर इतना गर्व है, वो अंग्रेजी को बर्दाश्त नहीं करते। हम क्या करते हैं? छोटा सा देश इजराइल की आबादी आप जानते हैं कितनी है? 90 लाख। हमारे दिल्ली में 2.5 से 3 समझ लीजिए आपकी 2.5 इजराइल आ जाएंगे। इजराइल हमसे 1 साल बाद 1948 में एक देश बना। हम तो देश बहुत पहले से थे। इजराइल का तो कोई जमीन ही नहीं थी उसके पास 1948 से पहले, वो देश ही नहीं था, कोई भूभाग नहीं था। उस इजराइल ने अपनी 2000 साल से मरी हुई भाषा, मृत, जो घोषित रूप से मृत हो चुकी थी, हिब्रू, उसको पुनर्जीवित किया और उसको ही अपने सारे विकास और शिक्षा का एकमात्र माध्यम बनाया। और आज उस छोटे से इजराइल से सारी दुनिया और उसके दुश्मन भी डरते हैं, उससे टेक्नोलॉजी खरीदते हैं। विज्ञान में और ज्ञान में वो हमसे 3 गुना ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीत चुका है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। यह है अपनी भाषा की ताकत। यह है अपनी भाषा में जब मौलिक देशज प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ये उस प्रतिभा की ताकत है, ये मौलिकता की ताकत। भारत एक नकलची देश है और हम और आप, माफ कीजिएगा, हम नकलची लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में ही जीते हैं और अंग्रेजी के अलावा बाकी थोड़ा हाथ उनका गड़बड़ होने लगता है। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि इस देश की आत्मा में प्रवेश हम अंग्रेजी के माध्यम से नहीं कर सकते। हम पूरी तरह भारतीय सिर्फ अंग्रेजी के माध्यम से नहीं हो सकते। और हमारे बच्चे, हम जहाँ रहते हैं, हमारे कई शायद मित्र भी यहाँ होंगे, यहाँ पे हमारे इस मोहल्ले में यानी सोसाइटी में कई ऐसे परिवार हैं और आप सबके परिचय में शायद ऐसे परिवार होंगे जहाँ पर माँ बाप अपने घर में भी सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, अपने बच्चों से भी और अपने कुत्तों से भी अंग्रेजी बोलते हैं। तो उस घर की उन बच्चों की मातृभाषा तो अंग्रेजी हो गई, तो ये बच्चे कैसे भारतीय बनेंगे जब बड़े होंगे? तो जो ये जो अंग्रेजी वाले, पता नहीं कभी इस जो अंग्रेजी वाले नहीं हैं, उनकी इस दर्द को कभी महसूस करते हैं क्या? या उनको गर्व होता है, देखो मैं थोड़ा ऊंचा हो गई हूँ, या मैं थोड़ी कुछ खास हूँ, क्योंकि देखो उसको अंग्रेजी नहीं आती, मुझे आती है। मैं अंग्रेजी एक खास लहजे में, उस एक्सेंट में बोल सकती हूँ, उसका एक्सेंट देसी एक्सेंट है। जिनके मन में ये गर्व जाने अनजाने, चेतन या अवचेतन रूप से आता है, वो एक बार अपने गिरेगमान में झांक कर देखें, थोड़ा इस पर गहराई से विचार करें। ये एक शर्मनाक अनुभूति है और शर्मनाक गर्व है, झूठा गर्व है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा इस देश में है, मैं अंग्रेजी से प्रेम करता हूँ, घोषित रूप से मैं उसका आशिक हूँ, उससे इश्क करता हूँ एक भाषा के रूप में।
प्यारी है, बहुत सुंदर, बहुत सशक्त भाषा है। मैं उसकी ताकत से, उसके सौंदर्य से न केवल परिचित हूं, मैं उस पर मुग्ध हूं, निसार हूं। लेकिन उसके ये जो भारत में स्थिति है, उसकी जो जकड़ है हमारे दिलो दिमाग पर, मैं उससे उतनी ही गहरी नफरत करता हूं, और मुझे इन दोनों में कोई विरोध नहीं दिखता। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे, और मैं अगर तकलीफ किसी को भी पहुंचा रहा हूं तो मैं फिर हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। लेकिन मेरी तकलीफ यानी उन 90% भारतीयों की तकलीफ को भी कृपया वो लोग समझें जो अंग्रेजी में ही बोलते हैं, बोलना पसंद करते हैं, और अपनी ओर से कोशिश नहीं करते कि वो किसी भी एक भारतीय भाषा को ठीक से सीखें और ठीक से जानें, या अपनी ही मातृभाषा को ठीक से जानें। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इसको बदलें और किसी एक भारतीय भाषा को पर पूरा अधिकार करें, उसकी गहराई में जाएं, उसके भीतर जाएं। आपको पता चलेगा कि आपसे क्या छूट रहा था, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट वर यू मिसिंग। हमारे पास 8000 साल की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सभ्यताओं में से एक सभ्यता की विरासत है। आज सारी दुनिया भारत को एक खास निगाह से देखती है, कुछ विशेष भारत में है ऐसा मानती है, कहती है कि भारत के पास कुछ ऐसा है जो दुनिया को सिखा सकता है, जो दुनिया को सीखने की जरूरत है। क्या है वो? अंग्रेजी नहीं है। वो जो खास चीज है जो भारत के पास है, जो ज्ञान है, जो जीवन दृष्टि है, जो एक संतुलन की और सह अस्तित्व की का अनुभव है इतने हजार सालों का, उसकी जो संस्कृति है, वो इन्हीं भाषाओं से हमको प्राप्त हुई है पिछले 8000 सालों में। ये हमारी विरासत है। लेकिन आज हमारे अंग्रेजी के मोह ने एक ये खतरा पैदा कर दिया है कि एक या दो पीढ़ी के भीतर ये सारी 8000 साल की हमारी विरासत खत्म हो जाएगी, और अब जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो उस विरासत से वंचित हो जाएंगी। उनको पता ही नहीं चलेगा कि कितना बड़ा खजाना उनके पास था, लेकिन वो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि उनका नुकसान क्या हुआ, उन्होंने क्या खो दिया। अपनी भाषा को खोना, अपनी जमीन को, अपनी माँ को खोना है, अपनी विरासत को खोना है, अपनी पहचान को खोना है, अपने स्व को खोना है। भारत की आत्मा, भारत और भारतीयता, ये उसकी भाषाओं में बसती है। एक जानकारी आपको और देना चाहता हूँ। 18वीं शताब्दी तक, यानी सन 1700 तक, 1750 तक, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान, भारत का हिस्सा लगभग 25% था। हो सकता है आप में से किसी ने सुना हो, 25%। आज अभी हम शायद 2% भी नहीं। जब हम आजाद हुए तो आधा प्रतिशत से भी कम थे। 75 साल में हम 0.5 से भी कम प्रतिशत से बढ़कर लगभग 1.5 से 2 के बीच में प्रतिशत तक पहुंचे हैं। लेकिन आज से सिर्फ 400 साल पहले या 300 साल पहले हमारे पास 20 से 25% थे हम। इतना आप अगर सोचेंगे, जो हमारा इतिहास जितना भी आपने पढ़ा हो, जाना हो, कि पिछले हमारे लगभग 1200 साल का इतिहास तो विदेशी आक्रमणों का इतिहास है ना। तो विदेशी दुनिया भर से लोग भारत किस लिए आते थे? 2 कारणों से आते थे। या तो वो भारत को लूटने आते थे, या भारत से व्यापार करने आते थे। भारत संसार के सबसे अमीर देशों में था, जिससे दुनिया का हर देश व्यापार करना चाहता था या जिसे लूटना चाहता था। वो जो समृद्धि थी वो कहां से आई थी, कैसे पैदा हुई थी? अंग्रेजी से तो नहीं हुई थी, क्योंकि अंग्रेज जब आए तो उन्होंने तो भारत को कंगाल कर दिया। वैसे ही जैसे अंग्रेजी ने भारत की मौलिकता को कंगाल कर दिया। 130 करोड़ के देश के पास, जिसकी प्रतिभा का दुनिया लोहा मानती है, उसके पास 5 नोबेल पुरस्कार नहीं है ज्ञान और विज्ञान में, भारतीय नागरिकों के।
इजराइल का मैंने उदाहरण दिया, उनके पास 10 से ज्यादा हैं। दूसरे देशों के दिए, फ्रांस को मिलते हैं, जर्मनी को मिलते हैं, चीन को के लोगों को मिलते हैं। तो बहुत सारे देश हैं। आपको पूरी नोबेल पुरस्कारों की सूची उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे अद्भुत मामला है। नोबेल प्राइसेस पर कैपिटा, ये अगर आप देखेंगे, या पर 100,000 सिटीजन्स, ये पर मिलियन सिटीजन्स, तो बहुत अद्भुत आंकड़े हैं। हम उसमें पता नहीं कहाँ है नीचे, 30 से भी नीचे हमारी जगह है शायद। तो ऐसा क्यों है? तो इसलिए भाषा का महत्व है। इसलिए हमारी संविधान सभा में, हमारे इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन में जितने लोग थे, राजगोपालाचारी से लेकर सर गोपाल स्वामी अयंगर, रविंद्रनाथ टैगोर के मुंशी, सरदार पटेल, महाराष्ट्र के सारे नेता, लाजपत राय, पंजाब के, कश्मीर के, हर भाषा के जो वरिष्ठतम राष्ट्रीय संग्राम के नेता थे, उन्होंने एक स्वर से ये तय किया था कि इस देश की भाषा ही राष्ट्रभाषा होगी। और चूंकि हिंदी सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में लोग जानते हैं, देश के में सबसे ज्यादा लोग हिंदी जानते समझते हैं, लिखना पढ़ना जरूरी नहीं, वो समझ लेते हैं, इसलिए सिर्फ इसी कारण से हिंदी राजभाषा या राष्ट्रभाषा होगी। हिंदी बांग्ला से श्रेष्ठ भाषा नहीं है, बांग्ला से बेहतर नहीं है। बांग्ला ज्यादा समृद्ध भाषा है, मराठी ज्यादा समृद्ध भाषा है हिंदी से, तमिल इन सारी भाषाओं से ज्यादा समृद्ध है, और भी भाषाएं हैं। लेकिन ऐतिहासिक कारणों से लगभग 70% भारतीय 1000 साल में हिंदी के किसी न किसी रूप से परिचित हैं, टूटी फूटी हिंदी में बोलकर काम चला सकते हैं और थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो जो भाषा, जिस भाषा में बात करने से वो 70% लोगों तक पहुंच सके, ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। केवल इस कारण से इसको ये तय किया गया। लेकिन अभी जो स्थिति है कि 75 सालों की कोशिश के बाद अंग्रेजी इस देश को सिखाने की 150 साल से कोशिश हो रही है, रॉबर्ट मैकॉले से लेकर अभी तक वो 10% तक पहुंची है। अभी और कितनी पीढ़ियां चाहिए हमें अंग्रेजी को इस देश की सारे भारतीय समझने लगेंगे तब वहां तक पहुंचने में। और फिर भारत की भाषाओं का क्या होगा, भारतीय संस्कृति का क्या होगा, भारत की सभ्यता का क्या होगा, भारतीयता का क्या होगा। तो ये कुछ बहुत बड़े सवाल हैं दोस्तों, भाषा से जुड़े हुए। हिंदी के बहाने मैं सारी भारतीय भाषाओं की बात कर रहा हूँ, और मैं वर्षों से कह रहा हूं कि ये हिंदी दिवस को बदल के भारतीय भाषा दिवस करना चाहिए, क्योंकि हर भाषा जो हमारी बड़ी भाषा है वो किसी न किसी राज्य की राजभाषा, बिल्कुल, और हर भाषा राष्ट्रीय है, पूरे देश की है। बांग्ला केवल बंगाल की तो नहीं हो सकती। रविंद्रनाथ टैगोर उतने ही मेरे हैं जितने सुष्मिता के होंगे। तो हमारी सारी भाषाएं हम सब की भाषा। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा भाषिक विविधता वाले देशों में है। भाषिक विविधता यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। एक आंकड़ा है जो मातृभाषाओं का एक आकलन किया गया जनगणना में, तो लगभग एक सेंसस में उसको कहते हैं रिटर्न्स, तो 19,000 नाम बताए लोगों ने अपनी मातृभाषा के। इनको फिर थोड़ा ठीक ठाक किया गया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेशनलाइज किया गया, और लगभग 1600 भाषाओं को तय किया गया कि ये 1600 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 10,000, 1,000 या उससे ज्यादा लोग बोलते हैं। और उनमें भी फिर लगभग 150 भाषाएं 10,000 से ज्यादा बोलने वाली, और फिर उसमें से 22 भाषाएं ऐसी हैं जो प्रमुख भाषाएं हैं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। इनको कहते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बहुत सी भाषाएं हैं जो इस 8वीं अनुसूची कहते हैं, इसको शेड्यूल को कहते हैं अनुसूची, उसमें आने के लिए कोशिश करती रहती है। इस समय संसार में
7,139 भाषाएं हैं। ये कल जो मैंने आंकड़ा, सबसे ताजा आंकड़ा संसार की भाषाओं का ये है, कल तक का। और ये आखिरी ये रिपोर्ट है फरवरी 2021 की। एक अर्चना जी, अपर्णा जी को अच्छा लगेगा, एक वो चाहे तो नोट कर सकती हैं। एक आप ethnologue.com पर जाएंगी तो ये एक संस्था है जो पिछले 50-51 सालों से काम कर रही है, जो संसार की सारी भाषाओं की निगरानी करती है, उनका अध्ययन करती है, उनकी गिनती करती रहती है। और ये संसार में भाषाओं की संख्या घटती बढ़ती रहती है, कुछ भाषाएं मरती रहती हैं, कुछ का नई भाषाओं का पता चलता है, तो ये बदलता रहता है। बहुत एक ये गत्यात्मक यानी डायनामिक दृश्य है। तो 6 बज गए। तो ये 7,139 भाषाएं जो ताजा गणना बताती है, इसमें लगभग 40% भाषाएं बहुत संकट में हैं, यानी इंडेंजर्ड हैं। केवल 23% भाषाएं ऐसी हैं जिनमें आधा संसार बोलता है। और भविष्यवाणियां ये हैं कि इस सदी के अंत तक ये 7,139 में से सिर्फ आधी भाषाएं बचेंगी। हर 15 दिन में एक भाषा मर रही है। भाषा का मरने का मतलब है जब उसके बोलने वाला अंतिम व्यक्ति भी मर जाता है और उसको कोई बोलने बरतने वाला नहीं बचता, तब कहते हैं कि वो भाषा की मृत्यु हो गई, लैंग्वेज डेथ। और मैं अंतिम बात आपसे ये कह रहा हूँ, ये एक बहुत आपको डराने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप डरें, आप परेशान हों, थोड़ा सा नींद उड़े आपकी, जैसे मेरी उड़ी हुई है। अगर हम लोग अब भी नहीं संभले, क्योंकि हम और आप आखिरी पीढ़ी हैं जो इस बारे में कुछ कर सकती हैं, जो अपनी भाषाओं को बचा सकती है। क्योंकि हमारे बच्चों की क्या हालत है अपनी भाषाओं को लेकर, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हर घर की वही स्थिति है, आप भी जानते हैं। हमारे आपके बच्चों की जिंदगी में हमारी कोई भी भाषा महत्व नहीं रखती। वो उसको पढ़ते नहीं, पढ़ना चाहते, पढ़ने की इच्छा नहीं है, लिखना तो बहुत दूर की बात। तो अगर यही रहा तो अगले 40-50 साल में या शायद 2050 तक भारत की सारी भाषाएं, विराट भाषाएं भी बहुत छोटी, हाशिए की, गरीबों की और गरीब भाषाएं होकर ही बचेंगी। वो एक मजबूत, बड़ी, विशाल, जीवंत भाषाओं के रूप में जीवित नहीं बचेंगी। और जब ऐसा होगा तो उसके जिम्मेदार हमसे पहले की पीढ़ियां होंगी और हम और आप यानी हमारी पीढ़ी भी होगी। बिल्कुल। लेकिन ये हमारी और आपकी आखिरी पीढ़ी है शायद, जो अब भी भाषाओं को बचा सकती है। और भाषाओं को बचाने का मतलब है भारत को बचाना, भारतीयता को बचाना, भारतीय सभ्यता को बचाना। वरना हमारे बच्चों के बच्चे जब बड़े होंगे, यानी अगले 40 साल बाद, तो वो सिर्फ नैन नक्श से और नागरिकता से ही शायद भारतीय होंगे, तो दिमाग से, विश्व दृष्टि से, जीवन शैली से, आकांक्षाओं से और अपने सपनों से वो थर्ड रेट अमेरिकन क्लोन्स होंगे। ये है आज के दिन हिंदी और सारी भारतीय भाषाओं का महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू राहुल जी, बहुत अच्छा लगा। राहुल जी, वेरी नाइस। हमें सारी जानकारी देने के लिए और साथ ही अपने विचार हमारे साथ बांटने के लिए, और बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने रखने के लिए। तो मैं राहुल जी और अपर्णा जी दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और शायद 1-2 लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो निर्मला जी तो बहुत उत्सुक हैं कुछ कहने के लिए। मैं चाहती हूँ कि बस हम 5 मिनट लेकर इस कार्यक्रम को खत्म करें, क्योंकि समय उतना ही है हमारे पास। जी। बस मैं तो 1-2 कमेंट ही देना चाहूंगी। राहुल जी, मैं किन शब्दों में मैं आपकी प्रशंसा करूँ, सच ए माइंड ब्लोइंग लेक्चर, ऑनेस्टली माइंड ब्लोइंग लेक्चर। लेकिन मुझे बस एक चीज का प्रश्न आपसे उत्तर जानना गया है कि आज जब वैश्वीकरण हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, ऐसी स्थिति में और बच्चों पर जो ये जो कल्चर है उसका जो इम्पैक्ट है, हम लोग किस तरीके से हम अपने बच्चों पर प्रभाव डाल सकते, कहीं ना कहीं हम अपने आप को बड़ा
असहाय पाते हैं। तो उसमें मैं आपका एक बड़ी सजेशन जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी देखिए टीचिंग प्रोफेशन में रही। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था कमला नेहरू, तो सबने कहा हम नहीं पढ़ा सकते हिंदी में, मैंने कहा हिंदी मीडियम की सेक्शन आप मुझे दे दीजिएगा, मुझे कोई परेशानी है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत में रहने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हम हिंदी में नहीं पढ़ा सकते। तो मुझे बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर है कि हमारी जो जनरेशन है किस तरीके से उनका हृदय परिवर्तन कर सकती है, और उनकी जो स्लेव मेंटेलिटी है उसमें हम समूल अमूल परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप इस पर कुछ प्रकाश डालें। अगर मदीहा इजाजत देंगी तो मैं इस पर कुछ जवाब दूंगा। एक सवाल शायद, एक सवाल और भी था किसी का, वो भी अगर ले लें तो दोनों की बात। आशुतोष जी, उन्होंने, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, पहले अपना परिचय दे दीजिए आशुतोष जी। हाँ सर, मैं इंडिया से, भारत जिले के बिहार के एक छोटे से गांव से बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले राहुल सर को साधुवाद और बहुत ही सारगर्भित और व्यवहारिक जानकारी देने के लिए हिंदी में उनका कोटिस कोटिस नमन। और मैं साथ ही अपने अग्रज चाहता हूं जो इतने अच्छे ज्ञानवर्धक प्रोग्राम से हमको जुड़े। सर, राहुल सर, मेरे एक बात कहना है कि मैं बिहार के एक छोटे से गांव से जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, तो वहां पर मुझे व्यवहारिक रूप से अंग्रेजी और हिंदी के जो डिफरेंस है, अंतर है, वो समझ में आया और मुझे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन जब फिर मैंने गांव में आकर देखा, तो जो एक मैकाले की जो योजना थी, जो कहता था कि रूप रंग से तो भारतीय हों, लेकिन चिंतन, विचार शैली और अपने थॉट प्रोसेस में या अपने भाव विचारों में वे अंग्रेज पीढ़ी को तैयार करना चाहते थे। तो शायद ये मनोवृत्ति जो अभी तक हमारे समाज में बनी हुई है। और दूसरी बात यह है कि जो कॉलोनियल जो माइंडसेट है, औपनिवेशिक मनोवृत्ति है, जिसमें जो अंग्रेजी सीख गया है, वो अपने आप को बहुत ही सुपरमैन समझता है, और जो अंग्रेजी नहीं सीखा है वो भी उस अंधी दौर में शामिल है कि मैं इसके बराबरी कैसे कर लूं। लेकिन अपनी भाषा के बारे में और कहीं मौका ही नहीं मिलता, और इसका अवसर ही नहीं बनाते लोग कि अपने भाषा पर गर्व किया जा सके या अपने भाषा को आत्मसात करके अपने व्यक्तित्व और अपने समाज को गौरवान्वित महसूस किया जा सके। तो सर, इसके लिए अगर कोई आपके पास जो प्रकरण हो, उपाय हो, तो जरा इसके ऊपर भी सुझाव देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद आशुतोष, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत साधुवाद भी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपका ये जो अनुभव है वो मेरा भी अनुभव है, हम सबका अनुभव है। बिहार, उत्तर प्रदेश या पूरे 90% भारत से आने वाले हर व्यक्ति का जो वो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में आता है तो उसका यही अनुभव होता है। और उससे पहले जो निर्मला जी का प्रश्न था, मैं उससे शुरू करता हूँ। निर्मला जी, एक ही तरीका है कि जो बातें मैंने कही और जो हमने आज बातें की, अगर आपको ठीक लगी हो तो अपने बच्चों को भी उनको बताइए कि भाषा का महत्व क्या है अपनी। क्योंकि एक कोई गोली नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है कि हमने उनको दे दिया और वो समझ जाए, उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं होता। और उनका कोई दोष नहीं है आज उनकी जो स्थिति है, ये दोष हमारी पीढ़ी का है, पूरे उस माहौल का है जो देश में बना हुआ है। और हमारा आपका भी उतना दोष नहीं है, क्योंकि हम भी असहाय हैं इस पूरी व्यवस्था बनी है उसके आगे, और हम भी उससे प्रभावित होते हैं। ये पूरा माहौल ही ऐसा बन गया है, अंग्रेजी मय बना हुआ है। तो एक ही तरीका है कि हम पहले अपनी आंखें खोलें, अपने कान खोलें। हम जब बोलें तो हमारे बोलने से हमारी जो भी भाषा है, हमारी भाषा की शक्ति, उसकी खूबसूरती, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा प्रकट होनी चाहिए। पहली शर्त, हम जब गर्व और गरिमा के साथ अपनी भाषा बोलेंगे तो बच्चों तक और हर दूसरे व्यक्ति तक वो बात जाती है। हम जब अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी में तो हमसे गलतियां नहीं होती, हम हिंदी के शब्द उसमें नहीं डालते, लेकिन हिंदी जब बोलते हैं तो बिना अंग्रेजी के शब्दों के हम बोल ही नहीं पाते। ऐसा क्यों होना चाहिए? इसको बदलना होगा। तो हम जब हिंदी बोले तो हिंदी बोले, आप पंजाबी बोले, आप बांग्ला बोले तो बांग्ला बोले, और अंग्रेजी बोले तो अच्छी अंग्रेजी बोले। मैंने तो कहा कि मैं तो अंग्रेजी का आशिक हूँ, प्रेम करता हूँ उससे। मैं जब अंग्रेजी बोलता हूँ तो मैं हिंदी नहीं बोलता, जब मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करता। ये हम भी कर सकते हैं। मैं तो शुद्ध हिंदी एक गली के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ,
अंग्रेजी मैंने कोशिश करके सीखी है, लेकिन आज मैं अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी पढ़ाता भी हूँ कभी कभी, और उनकी अंग्रेजी दुरुस्त भी करता हूँ। तो मनुष्य, हम सब प्रकृति से बहुभाषी हैं। प्रकृति ने हमें ये योग्यता दी है कि हम जिस उम्र में जो भाषा सीखना चाहें सीख सकते हैं, पहली बात। तो हमारे बच्चे जब हमारे भीतर अपनी भाषा के लिए प्रेम, प्रतिष्ठा और प्रयोग देखेंगे, 3 चीजें, प्रेम, प्रतिष्ठा और प्रयोग हमारे अपने जीवन में हमारी भाषा का, तब इसका एक असर उन पर होगा, दूसरों पर भी होगा। ये एक पहली चीज है। लेकिन साथ ही चूंकि वो उनका दिलो दिमाग बन चुका है, वो एक अंग्रेजी के माहौल में पढ़ भी चुके हैं, अंग्रेजी उनकी प्रथम भाषा बन चुकी है, तो उनको धीरे धीरे इसी तरह बहुत प्यार से बात करके अपनी भाषा के महत्व को समझाना पड़ेगा। उसके कई तरीके हैं, कभी समय होगा तो उस पर भी बात करेंगे। आपका दूसरा लेक्चर हम जरूर सुनना चाहेंगे, है ना? तो और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई उनको कहिए कि वो अमिताभ बच्चन की हिंदी सुन लिया करें। आशुतोष राणा की हिंदी सुन लिया करें। राहुल जी आपकी हिंदी भी सुन ले, ये बात नहीं है कि अमिताभ बच्चन। मुझे तो बच्चों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो जरूर खुशी खुशी उनसे बात करना चाहूंगा। मैं हर बच्चे से बात करना चाहता हूँ, हर बच्चे को बताना चाहता हूँ, मैं हर शिक्षक से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षकों की बहुत ज्यादा गहरी भूमिका है, बहुत जबरदस्त उस पर एक अलग। लेकिन स्कूल में शुरुआत होनी चाहिए ना हिंदी भाषा की। जब तक स्कूल में नहीं शुरुआत होगी, यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। हाँ, It has to be started from the school only. बहुत बड़ा है और समय हमारे पास कम है। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी मदिहा। अभी राहुल जी से एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसे घर में ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो जो बोलते हैं इंग्लिश में है, लेकिन मैं उनको कोशिश करती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ हमेशा। तो मैंने अचानक ये देखा है कि हिंदी के अंदर उनका थोड़ा इंटरेस्ट होना शुरू हो गया है। वेरी गुड। मतलब ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उनको मतलब सारा हिंदी के बारे में बताती हूँ, हिंदी ऐसा है, इतना इससे इतना प्यार करो, ऐसा होगा। तो मेरे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। अभी तक उनके अंदर हिंदी को डरते थे वो लोग, हिंदी पढ़ाना मतलब कांपते थे हिंदी से। लेकिन अब मैंने देखा है कि जब मैं उनको हिंदी के बारे में कुछ एक्शन करके बताती, कुछ करती हूँ, तो एंजॉय करते हैं। मेन चीज से घर वालों का भी बहुत होता है, थोड़ा उनको थोड़ा बताते रहिए तो उनको इंटरेस्ट तभी होगा। बिल्कुल यही तरीका है। मैं इतना कहना चाहूंगी, मेरे सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, लेकिन सभी हिंदी बोलते हैं, घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलते। वेरी गुड। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको आप कोशिश करिए कि वो पढ़े भी और लिखे भी। मेरी तरफ से एक दादी माँ की तरफ मदिहा, मुझे लगता है हमें एक सेशन और रखना पड़ेगा। अभी राजेश जी का फोन आ जाएगा अदरवाइज, क्योंकि हाँ एक मिनट, अगर मैं बस आधे मिनट में आशुतोष का वो जवाब दे दूं। बहुत छोटा सा जवाब है। आशुतोष ने सवाल पूछा था। आशुतोष, तरीका यही है कि मैं सबसे हिंदी वालों से और सबसे कहता हूं कि हमें अच्छी अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, और अच्छी अंग्रेजी सीखना सबके लिए आसान है। अगर मैं सीख सकता हूं तो कोई भी सीख सकता है। और आज तकनीक ने हमारे पास दुनिया की किसी भी भाषा को सीखना बहुत आसान बना दिया है। अंग्रेजी सीखना तो सबसे ज्यादा आसान है इस समय। इसलिए अपनी भाषा में रहते हुए, उस पर गर्व करते हुए, हमें अच्छी अंग्रेजी का भी अभ्यास करना है और सीखना है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनना है। बस बात इतनी सी है।